हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर शिवम धारीवाल। आज फिर मैं आ गया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बहुत अच्छी तरीके से कर लिया होगा। ठीक है, देखो आप अगर प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल थोली फॉलो करते हैं तो बोर्ड एग्जाम तक मैं 400 से 500 क्वेश्चंस आपके दिमाग में डाल दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख कर पहले ही जा चुके होंगे, तो बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट चलिए शुरू करते हैं। तो देखो आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन है आपके पास ये रहा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपके पास tan 3 थीटा, आपके पास क्या वैल्यू है tan 3 थीटा। tan 3 थीटा किसके बराबर है आपके पास? √3 की। √3 की आपको थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं tan 3 थीटा, आप ये बताइए tan के टेबल में √3 कहां पर आता है? आप सभी जानते हैं 60 पर, तो ये किसके बराबर होगा? tan 60 के बराबर। आप दोनों साइडों को अगर कंपेयर करते हो तो 3 थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी आपके पास? 60। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 60 डिग्री के। ठीक है ना। अगर आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड करते हो तो 3 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 20 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 डिग्री आपके पास किसकी वैल्यू आई है? थीटा की। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? थीटा बाई 2 की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा बाई 2 आपके पास कितना हो जाएगा? 10 डिग्री, यानी कि 20 का आधा 10 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके की सवाल की अप्रोच आपको इस तरीके से लगानी है। चाहे आपके पास टेन आओ, साइन आओ, कोस आओ, आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इफ x इज द एलसीएम, y इज द एलसीएम एंड p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट इसमें गिवन है वो है ट्रू है? देखो आपको पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम, एलसीएम ऑफ किसका? आपके पास एलसीएम किसका निकालना है? 4, 6, 8। देखो आप नॉर्मली देखते हो तो सबके पास एलसीएम अगर इसका निकालते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा? 24, है ना। अगर आप 4, 6, 8 का एलसीएम निकालते हो वो आपके पास कितना आ जाएगा? 24। आप निकाल कर भी देख सकते हो। दूसरी बात, आपको एलसीएम निकालना है 3, 5, 7। ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब इन सारों की मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास कितना होगा? 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। इनका जो एलसीएम आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा? 105। अब P जो है वो एलसीएम किसका है? X और Y का। इनका एलसीएम किसके बराबर है? X का, तो X की वैल्यू तो 24 हो गई। इनका एलसीएम किसके बराबर है? Y का, तो ये 105 किसके बराबर हो गया? Y के। 105 किसके बराबर हो गया? Y के। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको X और Y का एलसीएम निकालना है। हाँ जी सर, निकालना है। तो अब आपको क्या इसका एलसीएम निकालना है? 24 और 105। देखो आप इसे डिवाइड करते हैं तो 3 से दोनों टर्म में डिवाइड हो रही है, तो आपके पास कितनी वैल्यू हो जाएगी? 8। और ये कितना आ जाएगा? 35। देखो इसमें 8 और 35 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 8 इसमें एज इट इज लिख सकते हो। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 135। और 35 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो? 35 से। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर एलसीएम निकालते हो ऑफ 24 एंड 105, 24, 105, तो आपके पास कितना वैल्यू आ रही है? 3 × 8 × 35, यानी कि 3 × 8 × 35। आपके पास ये वैल्यू आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। 8 की 3 से मल्टीप्लीकेशन करते हो तो 8 दिया तो 24 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 35। और जैसा कि आप जानते हैं जो 24 है हमारे पास वो x के बराबर है, तो आप इस 24 की जगह कितना लिख सकते हैं? x। तो x मल्टीप्लाई 35। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 35x। p की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 35x, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस एंड हैव द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होने के लिए लाइन को कोइंसिडेंस होना पड़ेगा। लाइन की कोइंसिडेंस की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, है ना। आपने याद होगा आपको। फॉर द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होने के लिए लाइनों की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? क्या कंडीशन होनी चाहिए? a1/a2 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए b1/b2, वैल्यू बराबर होनी चाहिए c1/c2 के। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है आपकी।
दूसरी बात, आपको A1 A2 B1 C सारी वैल्यूज गिवन है, इसमें भी सारी वैल्यूज गिवन है। तो आप देखो A1, पहली इक्वेशन में से A1 लेंगे, दूसरी इक्वेशन में से A2 लेंगे। पहली इक्वेशन में A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 6, A2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 36, B1 की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पर 1, B2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 6, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 3K, और C2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 3। अब आप देखते हैं इसकी वैल्यू भी 1/6 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 3K/3 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है 1/6 के। यानी कि आप 3 से 3 कैंसिल करते हो तो आपके पास जो K की वैल्यू आ रही है निकलकर वो कितनी आ रही है 1/6। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो एक बिल्कुल सिंपल सवाल था। आपको कंडीशन अगर याद है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की, तो आप इस तरीके के सवाल बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। अब ये सवाल हाईएस्टली पूछा जाता है, आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की जगह क्या दे देगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। दूसरी बात आपको दे देगा ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए लाइन का इंटरसेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरसेक्ट की जो कंडीशन होती है वो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आप वहां से वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर आपको कंडीशन अच्छी तरीके से लाइनों की याद है तो वहां से आप बहुत आराम से वैल्यूज निकाल सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपके पास पॉलिनोमियल है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। देखो आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है वो बताओ। देखो आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। हाँ जी सर, हमें ये वैल्यूज निकालनी है। दूसरी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि किसी भी सम ऑफ द जीरोस किसके बराबर होता है, सम ऑफ द जीरोस किसके बराबर होता है -b/a के। मैंने आपको बहुत बार बताया है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a, प्लस अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है c/a के। किसके बराबर होता है c/a के। दूसरी बात, आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं ये, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है सर ax² प्लस bx प्लस c। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। x² के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को हम b बोलते हैं, जो बच्चा कुचा इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट वैल्यू होती है हम उसको c बोलते हैं। बात आती है b की, तो देखो b क्या होता है x का कोफिशिएंट। आप इस इक्वेशन में देख रहे हो x का कोफिशिएंट माइनस का a है, तो आप क्या रखोगे इस b की जगह क्या वैल्यू रखोगे, ये माइनस तो फॉर्मूले का है, b की जगह वैल्यू कितनी रखोगे माइनस का a अपॉन, और x² का कोफिशिएंट यहां पर कितना है 1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस c की वैल्यू यहां पर कितनी है माइनस के b, तो माइनस के b, और a की वैल्यू आपके पास कितनी है 1। ठीक है, ये जो वैल्यूज है ABCD ये फॉर्मूले की स्टैंडर्ड फॉर्म वाली है, और आपको इनकी वैल्यूज किस में से इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। आप जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है प्लस का a और माइनस का b, अपॉन में 1 है। देखो 1 नीचे होता है तो हम लिखते नहीं है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो a - b हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है x/12 - 3/x इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यूज निकालनी है। अब आप समझो आपके पास जो वैल्यूज गिवन है वो x/12 - 3/12 x इक्वल्स टू 0 गिवन है। हाँ जी सर बिल्कुल अच्छी बात है, गिवन है। x की मल्टीप्लाई आप इधर करो, 12 की मल्टीप्लाई इधर करो, तो आप x की x के साथ कितनी हो जाएगी x², 12 की 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 12 के 12, 12 24, 12 36 अपॉन 12 की x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 12x इक्वल्स टू 0। ठीक है ना सर, जो इक्वेशन थी वो हमने एज इट इज लिख ली। अब देखो डिनोमिनेटर में कितना है आपके पास 12x, 12x इधर जाकर मल्टीप्लीकेशन में पहुंचेगा। हाँ जी सर पहुंचेगा। 12x की आप 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 0, तो आपके पास जो इक्वेशन नेट बचेगी वो x² माइनस के 36 इक्वल्स टू 0 बचेगी। अब इधर कोई वैल्यू माइनस की है तो उधर जाकर क्या बनती है प्लस की, तो आपके पास x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। हाँ जी सर आ जाएगी। अब इधर स्क्वायर तो इधर जाके क्या लगता है रूट, तो x बराबर किसके आ जाएगा √36। अब रूट में से कोई वैल्यू बाहर निकलती है वो कैसे निकलती है पेयर बन के। ठीक है ना, तो 36 का रूट सभी बच्चों को आप किसी भी क्लास के बच्चे से पूछ सकते हैं 36 का रूट क्या होता है 6। अब जब रूट में से कोई वैल्यू बाहर निकल कर आती है वो प्लस माइनस में आती है, तो आपका जो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन ए +- 6। ठीक है,
अब देखो इस सवाल के अंदर देखो, आपका नेक्स्ट सवाल है, द लाइन रिप्रेजेंट एक्स अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1। इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये लाइन एक्स एक्सिस को काटती है, एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली एट पी एंड क्यू। हमने माना ये एक्स एक्सिस पर पी पॉइंट पर काट रही है और वाई एक्सिस पर क्यू पॉइंट पर काट रही है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू, पी क्यू की जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट क्या होगा वो बताओ। देखो आपको मैं बताता हूं, अब आपके पास जो लाइन है वो कितनी है, एक्स अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1। ठीक है सर, हमने ये बात मान ली। अब आप देखते हैं एक्स एक्सिस पर 4 पॉइंट पी, अब पी पॉइंट पर क्या है, एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस। आप जैसे कि जानते हैं कोई भी एक्सिस हो, अब जैसे एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है सर, 0 होता है। तो वाई की प्लेस पर आप 0 रखेंगे तो एक्स अपॉन 4 प्लस 0/6 इक्वल टू 1। अब 0/6 क्या होता है, 0। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स अपॉन 4 इक्वल टू 1। 4 की इधर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो आपके पास जो पॉइंट पी आ गया, जो पॉइंट पी आ गया वो कितना आ गया, 4,0, क्योंकि वाई का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर तो वो 0 होता है और एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, तो यानी कि 4,0 एक्स एक्सिस पर पी पॉइंट हो गया। वहीं आप क्यू पॉइंट की बात करते हैं, फॉर क्यू पॉइंट, अब जो क्यू पॉइंट है वो वाई एक्सिस पर है। क्यू पॉइंट किस पर है, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर क्यू पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अगर हम यहां पर 0 पुट करते हैं तो वाई बराबर 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो y एक्सिस पर जो पॉइंट हो गया q वो कितना हो गया, 0,6। अब आपको इन दोनों पॉइंटों के क्या निकालना है, मिड पॉइंट। अब आप मिड पॉइंट फॉर्मूला जैसे कि जानते हैं, x, y, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है सर। अब आप x1 इसको मानो 4 और 0, देखो x1 प्लस x2, 4 और 0 कितना हुआ, 4। 4 का 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यानी x1 प्लस x2, 4 प्लस 0 4, 4 को 2 से डिवाइड करा तो 2। दूसरी बात आती है y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 6, 0 प्लस 6 6, और 6 को 2 से डिवाइड करा, हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2,3। देखो इस क्वेश्चन का मतलब था कि एक लाइन थी, वह लाइन एक्स एक्सिस को भी कट कर रही थी पॉइंट पी पर, वाई एक्सिस को कट कर रही थी पॉइंट क्यू पर। वो तो पी और क्यू पॉइंट के बीच का जो पॉइंट है मिड पॉइंट, उस पॉइंट को बताओ, वो पॉइंट हमारा आया है 2,3। देखो अगला सवाल देखते हैं। देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द टू वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, पी ये रहा, क्यू ये रहा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द पी क्यू, आपको जो पी क्यू है उसको बताओ इन रेशियो 2:1। देखो आपको ट्राइंगल से कोई मतलब नहीं है, आपके पास पी क्यू है, 2 मिनट में निकाल लेंगे। देखो पी पॉइंट क्या दे रखा है आपको, माइनस का 1,5। क्यू पॉइंट आपको क्या दे रखा है, वो दे रखा है 5,2। ठीक है सर। आपको पी पॉइंट गिवन है, क्यू पॉइंट गिवन है, आपको ऐसा पॉइंट निकालना, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स पी क्यू, जो पी क्यू को 2:1 में डिवाइड कर दे। यानी कि बीच में कहीं यहां पर पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने माना एक्स कोमा वाई, ठीक है। और ये जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को पी क्यू को रेशियो किसमें डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। किसमें, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हमने इसको माना x1, इसको माना y1, इसको माना x2, इसको माना y2। ये हमारे पास हो गया m और ये हमारे पास हो गया n। ठीक है। आइए चलिए मैं आपको अपने तरीके का सेक्शन फॉर्मूला बताता हूं। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो सेक्शन फॉर्मूला x कोमा y इक्वल्स टू, देखो इधर वाले की मल्टीप्लीकेशन इधर से, n की मल्टीप्लीकेशन x1 के साथ, n x1 बीच में प्लस लगाओगे, इधर वाले की मल्टीप्लीकेशन उधर के साथ, तो m x2 अपॉन m प्लस n, कॉमा। दूसरी बात आती है इधर वाले की मल्टीप्लीकेशन इधर के साथ, तो n y1
प्लस m/2 अपॉन m प्लस n। ठीक है सर, आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से सेक्शन फॉर्मूला समझ में आया? हाँ जी सर, आया समझ में। अब बात आती है आंसर की। अब देखो n की वैल्यू आपके पास कितनी है 1 और x1 की वैल्यू कितनी है -1। तो आप 1 की -1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सर -1। m की वैल्यू कितनी है 2, 2 की मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ करोगे तो कितना आएगा प्लस के 10 अपॉन 2 + 1 3 कोमा। अब 1 की मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ सर 5 और 2 की मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो सर 4। तो आपके पास कितना आएगा अपॉन 3। अब वैल्यूज कितनी आ रही है आपके पास निकल गया -1 10 यानी कि 9/3 और 9/3। आपके पास जो वैल्यू हो जाएंगी वो कितना है 3 3 जा 9 यानी कि 3,3 जो पॉइंट होगा वो किसमें रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा 2:1। आपको देखो ट्राइंगल गिवन था, जैसे कि PQR गिवन है आपके पास, इस तरीके से ट्राइंगल गिवन था आपको PQR और P के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। अब PQ पर पॉइंट था तो हमें इन साइडों से तो कोई मतलब नहीं है, जो PQ पॉइंट था वो मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको सवाल समझ में आया होगा। जो ऑप्शन कितना कौन सा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, इफ टेंजेंट PA एंड PB ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्किल विद सेंटर O are inclined to each other at angle 80 डिग्री as shown in the given figure। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक है, सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी कि दोनों टेंजेंट अपने आप में 80 डिग्री पर इंक्लाइन कर रही हैं। देन शो इन द फिगर, देन मेजर द एंगल POA। आपको एंगल का निकालना है POA। देखो अगर आप जानते हो तो आपको मैं एक बात बता दूं, अगर ये 80 डिग्री है तो आपको पता होना चाहिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर ही होते हैं, है ना? क्योंकि आपको ये वाली टेंजेंट के बराबर है, रेडियस रेडियस के बराबर है और ये वाली साइड कॉमन है। तो दोनों ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। अगर आप देखो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने का, किसके बराबर होंगे? अगर पूरा एंगल 80 का है तो नीचे वाला एंगल कितना होगा 40 का, ऊपर वाला एंगल कितना होगा 40 का। यहां तक बात सबको समझ में आई? हाँ जी सर समझ में आई। आप जानते हैं 10.1 थ्योरम क्या कहती है, आपके पास कोई भी टेंजेंट है वो रेडियस के साथ कैसे एंगल बनाती है सर 90 डिग्री का, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। 10.1 थ्योरम ये कहती है हमारे पास जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180। आपको एंगल किसका निकालना, POA। POA यानी कि आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक 40 है एक 90 है, 40 और 90 कितना हो गया 130 और 180 में से 130 की वैल्यू गई, आपके पास बचा नेट 50 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है आपके पास कितना आ जाएगा 50 डिग्री का। तो सर आपका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, आपको ये फिगर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, देखो देखो आपके पास गिवन है कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू, सारे ऑप्शन हैं उनको मैच कर देखते हैं। देखो आपके पास गिवन है कोट थीटा प्लस टेन थीटा। तो सर आप जानते हैं कोट किसके बराबर होता है, सर हमें पता है कोट होता है कोस अपॉन साइन थीटा के बराबर, प्लस टेन किसके बराबर होता है सर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के बराबर। आप कोस की मल्टीप्लीकेशन कोस के साथ करो, साइन की मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ करो, तो कोस की कोस के साथ कोस स्क्वायर थीटा, साइन की साइन के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और इनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। तो एक बात बताओ, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहली आइडेंटिटी है, बच्चे बच्चे को पता है कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सर 1 के, और 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब आप देखते हैं ऑप्शन 1 अपॉन की फॉर्म में कोई सा भी नहीं है, तो अगर आप साइन को ऊपर लेकर जाओगे तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है सर कोसेक थीटा,
साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। तो आपका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा सेक थीटा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर चाहे आपके पास टेन थीटा प्लस कोट थीटा होता तब भी यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ इन टू ट्रायंगल, ठीक है, आपके पास दो ट्रायंगल गिवन है, इफ इन टू ट्रायंगल डी ई एफ पी क्यू आर, एंगल डी बराबर है क्यू के, आर बराबर है ई के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इट मींस आपको दो ट्रायंगल है पी क्यू आर और जो कंडीशन है वो ये गिवन है। ठीक है ना, अब मैं आपको बताता हूं, दो ट्रायंगल बना लेते हैं हम अपनी तरफ से। देखो ये दो ट्रायंगल है, हाँ जी सर दो ट्रायंगल है, डी क्यू के बराबर है, तो आप डी क्यू के बराबर है, आर ई के बराबर है, तो एंगल ई सर आर के बराबर है। ठीक है, अब दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ क्यू आर यानी कि एफ पी के बराबर होगा। समझ में आई बात। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल इस तरीके से सिमिलर होंगे। अगर आप देख तो सिमिलरिटी के साइन में डी क्यू के बराबर है, ई आर के बराबर है, एफ पी के बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अब बात आती है डी अपॉन क्यू आर, डी अपॉन क्यू आर, हाँ जी सर, डी एफ अपॉन पी क्यू, डी एफ अपॉन पी क्यू, बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक होगा। आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, ऑप्शन बी देखो, ई एफ पी आर, ई एफ इधर है तो पी आर भी इधर है, डी एफ पी क्यू, डी एफ पी क्यू, ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी देखो, ई एफ आर पी, ई एफ आर पी बिल्कुल सही है, डीई क्यू आर, डीई क्यू आर बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी देखो, डीई डीई पी क्यू, नहीं सर पी क्यू ये है और डीई ये है। अगर डी होता तो क्यू आर होता, तो डी अपॉन पी क्यू नहीं होगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बताना था आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू कौन सा है, ऑप्शन डी। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखो आप डी एफ को सिमिलर नहीं कर सकते पी क्यू आर के, क्योंकि ऑप्शन में जो आपको जो क्वेश्चन में एंगल बराबर दे रखे हैं वो डिफरेंट है। तो आपको जो दो ट्रायंगल है वो इन ऑप्शन जो गिवन है उसके अनुसार बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। इन द मेजर ऑफ द एलिमेंट द ट्रायंगल एबीसी आर शोन इन द फिगर बिलो द लेंथ ऑफ द साइड एसी। आपको क्या निकालनी है, एसी की साइड निकालनी है। देखो अब आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा, है ना। दूसरी पेन ले लेते हैं। देखो आपको क्या गिवन है, 130 डिग्री का, ये भी 130 डिग्री का, ये 28 का, सर देखो ये 22 है तो आपको जैसा पता है तो ये भी 22 का ही होगा, तो ये भी 22 डिग्री का होगा और ये भी 28 डिग्री का होगा। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए सर, सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए सर, हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल हो गए। हाँ जी सर, सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइडों का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। इट मींस आप अगर एल एम लेते हो, एल एम लिया तो आपके अपोन में आएगा ए बी, क्योंकि ए बी की वैल्यू गिवन है, तो बराबर किसके होगा, एल एम अपॉन ए सी, और ए सी की वैल्यू हमें निकालनी। ठीक है ना सर, एल एम की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 45, ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, और एल एन की वैल्यू आपके पास कितनी है 72, और ए बी की वैल्यू को आप मान सकते हैं एक्स, तो हमने इसको एक्स मान लिया। तो आप अगर इस वैल्यूज को देखते हो तो 5 9 जा, और एक्स की मल्टीप्लीकेशन इधर करोगे तो आपके पास 9x इक्वल्स टू 72 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 72 अपॉन 9। तो 9 से आप 72 को डिवाइड करते हो तो 9 8 यानी कि 9 8 जा, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, है ना। तो आपका जो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया, हाँ जी सर समझ में आया। तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, इफ वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब्स, जो क्यूब्स हैं आर इन रेशियो 8:125, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं,
आपके पास अगर कोई वैल्यू गिवन है, अगर आपके पास दो क्यूब है, दो क्यूब्स का वॉल्यूम्स गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, अगर V1 अपॉन V2 क्यूब के अंदर, किसके अंदर, क्यूब के अंदर, ये बात याद रखना, V1 अपॉन V2 बराबर होता है उसके साइडों के A1 अपॉन A2 के क्यूब के बराबर। ठीक है। दूसरी बात, V1 अपॉन V2, ओ सॉरी, अगर आप क्यूब के एरिया की बात करते हो, A1 अपॉन A2 बराबर होता है उसकी साइडों के स्क्वायर के बराबर। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। क्यूब क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो साइडों के रेशियो के क्यूब के बराबर होता है, क्यूब के एरिया का रेशियो साइडों के एरिया के स्क्वायर के बराबर होता है। अब बात आती है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द टू क्यूब्स इज 8:25, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम का रेशियो कितना गिवन है आपको, 8:125। तो इसका मतलब कितना हुआ कि A1 अपॉन A2 का क्यूब बराबर है आपके पास 8:125। तो आप यहां पर क्यूब है तो इधर जाकर क्या बनेगा, क्यूब रूट, तो A1 अपॉन A2 बराबर आना चाहिए क्यूब रूट ऑफ 8/125। अब देखो 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो वैल्यू आ गई 2। 125 किसका क्यूब है, 5 का, तो ये वैल्यू आ गई 5। तो यानी कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू आपके पास आ गई 2/5। देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, जो एरिया का रेशियो है वो किसके बराबर है, A1 अपॉन A2 के स्क्वायर के। A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, A1 अपॉन A2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2/5 के। आपको स्क्वायर निकालना तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी 4:25। ठीक है, 4:25, जो ऑप्शन बी है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, तो अगले सवाल पर चलते हैं। देखो अगला सवाल आपके पास गिवन है, इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस से 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। आपको करस्पॉन्डिंग आर्क निकालनी पड़ेगी आपको उस सेक्टर की। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास एक सर्किल है सर, हाँ जी सर, हमारे पास एक सर्किल है, उस सर्किल के अंदर एक सेक्टर है। ठीक है, अब आपके पास जो सर्किल का रेडियस कितनी गिवन है उस सर्किल के, 36 सेंटीमीटर गिवन है, और आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो 54 पाई गिवन है। यानी कि इस सेक्टर का जो एरिया गिवन है वो 54 पाई गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, उस करस्पॉन्डिंग सेक्टर की आर्क निकालनी है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की वैल्यूज कितनी होगी आपको निकालनी पड़ेगी। तो निकालने के लिए आपको थीटा का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं सेक्टर का एरिया होता कितना है, आप सभी जानते हैं θ/360 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है सर। ठीक है, तो आपके पास θ/360 पाई आर स्क्वायर के बराबर क्या होता है, आपके पास थीटा, और आपके पास सेक्टर का एरिया गिवन कितना है, 54 पाई। देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी सर कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 36। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, θ/360 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 36 इक्वल्स टू 54। आप देखते हो 36 से 36 को कैंसिल करोगे तो आपके पास यहां पर तो बच गया 10। आप अगर यहां पर देखते हो 9 9 चौक 36, 9 6 जा, कितने वैल्यू आ गई आपके पास, 6, 9 6 जा 54। अब 10 इधर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लीकेशन में पहुंच जाएगा, तो आपके पास थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई 10/4। यानी कि थीटा की जो वैल्यू आ गई वो 6 10 या 60, 60 से 4 को डिवाइड करोगे, 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। इसका मतलब क्या है, थीटा की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो कितनी आ गई, 15 डिग्री। ठीक है सर, हाँ जी सर। तो दूसरी बात, आपके पास जो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। अब आपको जो इस आर्क की लेंथ निकालनी है, तो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 2 पाई आर। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 15/360 2। अब पाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, पाई की फॉर्म में ही ऑप्शन है तो पाई की वैल्यू आप पुट मत करो। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। 36 से 36 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। आप इस 2 से 10 को डिवाइड कर सकते हो, 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड कर सकते हो, आपके पास 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 3 और पाई आपके पास बचेगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 3 पाई।
तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप अच्छी तरीके से आपको यह सवाल समझ में आया होगा। तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, आर डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो करा वंस टाइम, एक बार, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, यानी कि 36 का वह नंबर क्या है, फैक्टर नहीं है। आप 36 के फैक्टर्स बताओ। आप देखो 36, अब 36 है, अब 36 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या है, आपसे 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी सर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी सर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी सर 4 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड हो जाता है, 1 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरी बात आपके पास क्या आती है, 5 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 6 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 36 के जो फैक्टर है 1 2 3 4 6 है। यानी कि अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो तो आपके पास आउटकम्स क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक डाई को थ्रो करने पर आपके पास टोटल ये आउटकम आ सकते हैं। विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, 36 का फैक्टर कौन सा नंबर नहीं है, 5 नहीं है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी अगर किसी भी इवेंट की निकालते हैं वो बराबर होती है सर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। अब आपको पता है कौन सा फैक्टर नहीं है, 5, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके पास, 1, और टोटल आउटकम कितने होते हैं एक डाई को थ्रो करने पे, 6। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। आपको इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, गेटिंग विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, तो 5 इसका क्या है, फैक्टर नहीं है। तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इफ द मीन ऑफ 9x plus 6 2x plus 5 5 5 is 7, then the value of x। आप सभी जानते हैं सारे टर्म को सम करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो तो मीन के बराबर आ जाता है। तो आप लिखें 2 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 टर्म है, सारी टर्म का सम करके 7 से डिवाइड कर दोगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 7 के बराबर आना चाहिए। हाँ जी सर 7 के बराबर आना चाहिए। 7 डिवाइड में इधर जाकर क्या पहुंचेगा, मल्टीप्लीकेशन में ऊपर वाली टर्म का ऐड करो आप, 2 और 9 कितना हो गया, 9 2 11, 11 और 6 17, 17 और 3 कितना हो गया आपके पास 20, 20 5 25, 10 35, 5 40, कितना आ गया 40। एक्स और 2x किसके तो कितना बराबर आ गया आपके पास 3x, इक्वल टू 7 7 जा कितना होता है 49, 7 7 जा कितना होता है 49। 40 को आप इधर लेकर जाते हो आपके पास 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 49 माइनस 40। इसका मतलब क्या हुआ कि 3x की जो वैल्यू है आपके पास कितनी आ जाएगी 9। अगर आप 3x से 9 को डिवाइड करते हो तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी सर 3। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मीन का मतलब क्या होता है, सारी नंबर ऑफ सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है गिवन है, ए ओ बी सी इज अ रेक्टेंगल whose 3 vertex are this, the square of the length of its diagonal is equals to। तो इसका मतलब क्या है, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, आपको क्या बतानी है, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल्स टू। आपके पास जो है 3 वर्टेक्स गिवन है किसी भी राइट ट्रायंगल के, देखो ए बी ए ओ, ओ बी सी। आपको क्या निकालना, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू, जो डायगोनल है डायगोनल की जो लेंथ है उसका स्क्वायर आपका कितना होगा। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 0,2, ओ की वैल्यू आपके पास कितनी है 0,0 और बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 4,0। और जैसा कि आप जानते हैं रेक्टेंगल के अंदर जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ऑप्शन सी की कोऑर्डिनेट निकालने की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट हैंगे तो एक डायगोनल निकाल लेंगे दूसरे के तो बराबर ही होगा सर। तो ए और बी की डिस्टेंस निकाल लो, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है 0,2 और बी का कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास 4,0। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूले के अनुसार x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर,
आपके पास जो वैल्यू है x1 की वैल्यू आपके पास 0 है, 0 माइनस x2 की वैल्यू आपके पास 4 है, 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू आपके पास 2 है सर, और 0 यहां पर माइनस आएगा, 0 माइनस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 4, 4 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा सर, 4 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 16, 2 माइनस 0, 2 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 4, तो 16 प्लस 4 आपके पास जो वैल्यू आ रही है डायगोनल की √20 आ रही है। अब आपको क्या निकालना था, स्क्वायर, यानी कि जो आपकी डायगोनल है, डायगोनल की जो लेंथ है उसका स्क्वायर कर दो। तो यानी कि डायगोनल की जो लेंथ है ये सर हमारे पास √20 आई है। अब इसका जो स्क्वायर करोगे तो आप इसका स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, आपके पास जो वैल्यू आनी चाहिए सर वो आनी चाहिए 20, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि जो डायगोनल है इस रेक्टेंगल का, उसकी लेंथ निकालकर उसका क्या कर दो आप सर, स्क्वायर कर दो। तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, यानी कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। तो देखो आपके पास वैल्यू, देखो आप या तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो, दूसरी बात आपके पास क्या वैल्यू है, या तो आप इसके जीरोस निकाल सकते हो। तो मैं आपको पहले इसके जीरोस निकाल के दिखा देता हूं। तो एक्स स्क्वायर -3 √2x +4, देखो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। हाँ जी सर 4 आ जाएगा। तो आपके पास ये क्या वैल्यू है, देखो प्लस करके तो क्या है आपके पास 3 √2, और मल्टीप्लीकेशन कर कर आए 4, तो आप एक्स स्क्वायर को आप तोड़ सकते हो सर 2 √2 प्लस √2, किसमें तोड़ सकते हो 2 √2 प्लस √2। अब देखो दो फैक्टर इसके ये आए तो आपके ऑप्शन बी में ही केवल दो फैक्टर हैं, तो आप ऑप्शन बी को टिक करोगे और आगे बढ़ के चले जाओगे। अगर आप इसके फैक्टर करते हो, देखो जो आपका जो सम ऑफ द जीरोस होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, एक्स के कोफिशिएंट के बराबर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके जो इसमें सम ऑफ द जीरोस 3 √2 के बराबर आ जाएंगे, वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, इसके अंदर भी सम ऑफ द जीरोस 3 √2 आ रहा है, लेकिन यहां पर प्लस है, तो आपके सारे जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, पॉजिटिव में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसको सोल्व करने की आगे जरूरत नहीं है। इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी, एडी इज द परपेंडिकुलर, सर ओके हमने मान ली एडी इज द परपेंडिकुलर, एंगल बीएसी, BAC 90 डिग्री है, BC आपके पास 16 है, ओके सर सेंटीमीटर, एंड DC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, जो DC की वैल्यू आपके पास 4 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको X की वैल्यू आपको क्या करनी है सर, फाइंड करनी है। तो आप इसमें क्या करेंगे सर, जैसा कि आप जानते हैं दो ट्रायंगल आपके पास बन रहे हैं। देखो एक तो बड़ा ट्रायंगल बनना है BAC, जिसके अंदर दो साइड 16 और X आपको निकालनी है। दूसरी बात आपके पास जो साइड बननी है वो बननी है, एक ट्रायंगल बनना है आपके पास ADC। तो देखो आपको जो करना है वो दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल BCA, BCA एंड दूसरा ट्रायंगल आपके पास क्या बन जाएगा सर, हाँ वो बन जाएगा हमारे पास ACD, ट्रायंगल AC और D। ठीक है सर। तो अब ये दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रोबेबली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइडों का क्या होता है, रेशियो सर वो बराबर होता है। अब देखो सिमिलर भी कैसे है, आपको पता है एंगल, देखो ये 90 डिग्री का तो ये 90 डिग्री का, और ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ जाएगा, तो बाय एंगल ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइडों का जो रेशियोज होंगे वो कैसे होंगे सर, बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो इस वाले ट्रायंगल की जो हाइपोटेनियस है यानी कि BC अपॉन AC, वो किसके बराबर होनी चाहिए सर, BC अपॉन AC किसके बराबर होगी सर, आपके पास जो गिवन है वो AC अपॉन DC के बराबर होगी, है ना सर। अब आपके पास जो BC की वैल्यू है आपके पास वो कितनी है सर, BC की वैल्यू आपके पास है सर 60, AC की वैल्यू सर आपके पास है X, AC की वैल्यू सर आपके पास है X। देखो AC इसके अंदर भी है और AC इसके अंदर भी है, ठीक है ना सर। दूसरी बात आपको समझ में आई होगी, तो AC इसके अंदर भी है और AC इसके अंदर भी है, तो X अपॉन DC, और DC की वैल्यू आपके पास 4 सेंटीमीटर है।
4 की मल्टीप्लीकेशन आप इधर करते हो तो 16 मल्टीप्लीकेशन 4 आपके बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर होता है इधर आकर रूट बन जाता है, तो एक्स की जो वैल्यू है सर आपके पास आनी चाहिए अंडर रूट 16 मल्टीप्लीकेशन 4 के बराबर। अब जैसा कि जानते हैं आप एक्स की वैल्यू आपके पास 16 मल्टीप्लीकेशन 4 के बराबर आ गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 16 को रूट से बाहर निकालोगे 4, 4 को रूट से बाहर निकालोगे आपके पास वैल्यू हो जाएगी 2। तो एक्स की वैल्यू सर आपके पास 8, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी सर? 8, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अपने पास कौन से क्वेश्चन आ गए? असर्शन और रीजन। देखो 19th क्वेश्चन है आपके पास, क्या आ गया? असर्शन और रीजन। अ लैडर लाइंग अगेंस्ट अ वॉल स्टैंडिंग एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो यानी कि आपके पास एक वॉल है, वॉल पर लैडर है, लैडर के नीचे आपके पास डिस्टेंस है, वह डिस्टेंस आपको 6 मीटर की गिवन है। ठीक है सर, हमारे पास 6 मीटर की गिवन है। इफ द हाइट ऑफ द वॉल टू विच ऑफ द लैडर इज रीच इज 8 मीटर एंड देन द लेंथ ऑफ द लैडर इज 10 मीटर। जी सर, आप सभी जानते हैं एक लैडर दीवार के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और 6, 8 और 10 की क्या होती है? पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। 6, 8, 10 की क्या होती है सर? पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। तो इसका मतलब क्या है? असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात आती है द लैडर मेक्स द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। क्या ये एंगल 60 डिग्री का है? तो हम सर अभी निकाल लेते हैं। इसको आप थीटा मान लो तो टेन थीटा। अब थीटा के सामने वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि 8, और थीटा के साथ वाली साइड कितनी है? 6। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो टेन थीटा बराबर कितनी आ जाएगी सर? 4/3 के। अब आप बताइए टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? वो √3 होती है, और थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आई है? टेन थीटा की वैल्यू 4/3 आई है। तो इसका मतलब 60 तो डिग्री एंगल नहीं आएगा, तो रीजन क्या हो गया आपका? गलत। तो ऑप्शन असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असर्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, और 60 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा। रीजन क्या है? टेन थीटा की वैल्यू 4/3 आ रही है, ना कि √3। क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू अगर √3 आ रही होती तो आपका ये एंगल कितना होता? 60 डिग्री का होता। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आज का जो लास्ट सवाल है वो आपके पास है असर्शन रीजन का 20th क्वेश्चन। और 20th क्वेश्चन क्या कहता है? इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। यानी कि जो सर्किल है वो सर्किल पर जो सबटेंडेड एंगल करेंगे वो इक्वल होंगे। दूसरी बात देखते हैं सर, A parallelogram circumscribe a circle is a rhombus। हमें ये पता है अगर कोई भी पैरेललोग्राम होता है वो सर्कमस्क्राइब करता है सर्किल को, इज अ रोम्बस। यस, क्यों? क्योंकि कोई भी पैरेललोग्राम अगर सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है वो उसकी चारों साइडें कैसी हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। तो वो कैसा हो जाता है? रोम्बस हो जाता है। दूसरी बात, अगर इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्किल एट द सेंटर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द पॉइंट सर्किल। हाँ जी, सर्किल के सेंटर पर वो इक्वल एंगल को सबटेंड करती है। हाँ जी सर, बिल्कुल सबटेंड करती है इक्वल एंगल्स को। तो इसका मतलब क्या है? असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। यानी कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको 20 क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा मजा आ गया होगा, और आपने ये क्वेश्चंस करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी जरूर आएगा। और इस क्लास को अपनी क्लास के स्टूडेंट्स में जरूर शेयर करें ताकि उनका भी स्कोर और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।